बहुत सारे मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स बात किए हैं। उन सब के हर एक विषय के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने से पहले थोड़ा बजट के विषय पहले सामने रखना चाह रही हूँ। सर, मैडम, दिस बजट, जो बजट है जिसे तैयार किया गया है, जो दूसरी जो तिमाही है 21वीं शताब्दी में, इसलिए 26 से लेकर इसमें then we are also starting उसके बाद हम 5 वर्ष जो नए 5 वर्ष का जो चक्र है 16वें वित्त आयोग का, वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। और जो प्राक्कलन हैं वो जो सिफारिशें हैं वित्त आयोग की उस पर आधारित हैं, इसलिए हम आगामी 5 वर्ष का ध्यान रख रही हूँ। अब 2026-27 पे हम 1 वर्ष के बजट पे ध्यान दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बजट सत्र के आरंभ से पहले कि ये पहला बजट है दूसरी तिमाही का 21वीं शताब्दी का, और उसमें बहुत सारी खूबियाँ इसमें समाहित की गई हैं। कुछ दीर्घकालिक निवेश जो आज हम कर रहे हैं जिसका दीर्घकालिक प्रभाव हो गया, चाहे बायोफार्मा शक्ति हो, जो जहाँ पे हम इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो जीवन की घातक बीमारियां हैं उसका समाधान इसमें होगा, लेकिन भारत के पास एक समाधान होना चाहिए। इसलिए हमने इस बात के लिए अनुसंधान का प्रावधान जैव खेती के क्षेत्र में किया है, और जो बायोसिमिलर्स हैं, बायोलॉजिक्स हैं, और इसी भावना के साथ हमने भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है 2.0, और मैं इस बात को भी रेखांकित करना चाहती हूँ कि जो कार्बन कैप्चर है उसमें हम निवेश करना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिससे हम जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो रणनीति है और जो प्रौद्योगिकी है वो विकसित हो रही है, हमने उसमें निवेश किया है और हम इसमें नेतृत्व करना चाहते हैं। ये करके इन सबको हम मध्यकालीन और दीर्घकालीन में इन चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं और अवसंरचना पर भी काम कर रहे हैं। बस सड़कों की बात नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्गों की बात नहीं है, जल मार्गों की भी बात हो रही है, ताकि जो रसद की लागत है वह कम हो सके, और जो राज्य अभी भी किसी भी पोत से जुड़े हुए नहीं हैं उनको कम लागत लगे। तो हमने फ्रेट गलियारे बनाए हैं इस विशेष परिवहन से संबंधित, और इस पर हम संसाधन खर्च कर रहे हैं और एक योजना बना रहे हैं कि जल मार्ग पर भी को और हम सुव्यवस्थित करें। जब माननीय सभापति जी, जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो जिन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे श्रमिकों का स्थान है वहाँ पर हम ऐसे संसाधन ले रहे हैं, और जो भी परंपरागत इस तरह के पेशे हैं उसको हम फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, खास करके जो मध्यम आकार के क्षेत्र हैं उनके पास यह क्षमता है और उनके पास वो इतने मजबूत भी हैं कि वो और बेहतर बन सके। पिछले बजट में भी हमने उनके क्षेत्र को बढ़ाया था, लेकिन उनका व्यापार बढ़े इसलिए इस पर भी हमने काम किया है। इस बजट में हमने इस पर और अधिक काम किया है और स्पष्ट रूप से यह घोषणा भी की है
कि इस तरह के जो मध्यम उद्योग हैं जिनमें यह क्षमता है कि वह निर्यात कर सकें और इस क्षेत्र में नेतृत्व कर सकें, उनको और सहयोग मिल सके। और इस तरह के कदम उठाए गए हैं कि उनको इसमें धनराशि मिले, उनको पेशेवर प्रशिक्षण भी मिले, और इस तरह से हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। उनको सहयोग मिल रहा है ताकि वह जितना व्यापार कर सकते हैं उससे भी ज्यादा कर पाए, वो अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर सके और भारत के विकास में उनका भी सहयोग हो। यह मैं उद्योगों के लिए बता रही हूँ। इस बजट में यहाँ पर हम और कर्मचारियों को बढ़ाने के भी विषय में बात कर रहे हैं कि जो युवा है वो उनको रोजगार मिल सके। इसमें मैं यह रेखांकित करना चाहती हूँ कि कुछ हमने प्रमुख घोषणाएं की हैं। मैंने यह खुले तौर पे यह बात बताई है कि यह जो हमने सुविधा दी है, कोई भी राज्य गति शक्ति के द्वारा और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। जो भी मैं 5 प्रमुख बातों को रेखांकित कर रही हूँ, उसमें वो किसी का भी सहयोग ले सकते हैं। वो चिकित्सीय केंद्र बना सकते हैं जहाँ पर कि चिकित्सा संबंधी शिक्षा के हर स्तर पर देखा जाएगा। जहाँ पर इस तरह का अगर मेडिकल हब हो तो वहाँ पर नर्स भी होंगे। वह एक पूरक सेवा की तरह होगा। वो वहाँ पे प्रशिक्षित हो सकते हैं, वहाँ वो अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं, और यह चिकित्सीय पर्यटन केंद्र के रूप में भी भारत को आगे बढ़ा सकता है। जो लोग परंपरागत रूप से इसमें काफी प्रशिक्षित हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं, और ये आयुष योजना से भी जुड़ सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है जहाँ पे जल्द ही यदि हमें भारत को चिकित्सा संबंधी पर्यटन में जो भारत को लाभ है, इस तरह की अगर पूरक चिकित्सकीय केंद्र होगा तो यह भारत के लिए काफी बेहतर हो सकता है चिकित्सकीय पर्यटन के क्षेत्र में। यह एक घोषणा थी। साथ साथ ही हमने कहा है कि अपने शिक्षा को पूरा करने के बाद किसी रोजगार को ढूंढने से बेहतर है कि हम शिक्षा के अंतर्गत ही इस तरह की प्रशिक्षण को शुरू कर दे, ताकि जब छात्र बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर यह आत्मविश्वास हो कि वह कुछ नौकरी कर सकते हैं। और इस तरह का जो शिक्षा केंद्र है वो किसी औद्योगिक केंद्र से जोड़ा जा सकता है, और यह एक तरह का शिक्षा का केंद्र बन सकता है। हम राज्यों के साथ इसमें काम करने के लिए तैयार हैं कि इस तरह का कोई एजुकेशनल हब बने जिसमें कि छात्र जाएं और आगे वो पेशेवर कर्मी बन सके। यह शिक्षा से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित घोषणाएं की थी, और हमने ऐसे परिधान पार्क की भी बात की थी। खास करके हम उद्योग संबंधित कपड़ों के व्यापार को देख रहे हैं, जो कि विनिर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उद्योग बन सकते हैं। और इस तरह से जो ये हमारे समय के की नई जरूरतें हैं कपड़ों से संबंधित, उस पर भी हमने घोषणा की है, और इससे संबंधित यदि कुछ विचार हो तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। जहाँ पर कि नौकरी को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को और नौकरी को साथ साथ हमने जोड़ के देखा है, और हम इस पर भी जोर दे रहे हैं कि जो मवेशी और मत्स्य पालन है, हर जिले में इससे संबंधित सुविधाएं हो, इससे संबंधित चिकित्सक हो, ताकि पशुपालन को भी इस तरह से प्राथमिकता मिल सके। और जो किसान हैं, जो किसान नहीं भी हैं,
जो पशुपालन में जा सकते हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। ये घोषणाएं हमने मत्स्य पालन के लिए भी की हैं। यदि हम 500 अमृत सरोवर को पुनरुद्धार के लिए भी बात कर रहे हैं और जलमार्गों के लिए बात कर रहे हैं, और ऐसी संस्थाएं जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जो नदियों के साथ साथ जुड़ी हुई हैं, ताकि जहाजों के निर्माण में, नौकाओं के निर्माण में भी मदद मिल सके। ऐसे जलमार्गों को भी साथ साथ जोड़ा जा रहा है। जो भी देश के खनिज पूर्ण क्षेत्र हैं वो भी इससे जुड़ सके, और वो ऐसे राज्यों से होते हुए जाए जहां पर लोग इससे संबंधित प्रशिक्षण दे सके। वो इन संस्थाओं का हिस्सा बन सकते हैं, इन उत्कृष्ट संस्थाओं का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि अंतर्देशीय जो जहाज के निर्माण का कार्य है वो उसके भागीदार बन सकें, और हम जो स्थानीय प्रशिक्षित लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी मदद ले सकें और वहाँ के स्थानीय लोग भी इसका लाभ उठा सकें। साथ साथ माननीय सभापति महोदया, बस एमएसएमई के साथ साथ जो पुराने परंपरागत उद्योग हैं उसकी भी सहयोग और सहायता के लिए हमने यहाँ पर घोषणा की है, जिन्हें हम दशकों से जाते हैं। ऐसे उद्योग जो ऐसे एमएसएमई को भी सहायता प्रदान करते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये जो लुधियाना में हो सकते हैं, जालंधर, खानपुर में, और ऐसे बिहार के आसपास के केंद्रों में हो सकते हैं, बंगाल में हो सकते हैं। तो इस तरह की पारंपरिक जो केंद्र हैं उसमें से 200 के लिए हमने घोषणा की है। उनको इससे संबंधित संसाधन के लिए बात यहाँ कही गई है। उसके साथ साथ छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा की बात हुई है, जो हर जिले में होगा, जो विज्ञान की शिक्षा से संबंधित होगा, क्योंकि इस पढ़ाई के लिए लंबा समय कॉलेज में बिताना पड़ता है। उनके प्रशिक्षण के लिए और इंटर्नशिप के लिए और भी ऐसी योजनाएं के लिए हम एआई से संबंधित शिक्षा के लिए भी हम शिक्षा केंद्रों को तैयार करना चाहते हैं। अपने सभी युवाओं के लिए हम करना चाहते हैं। यदि मैं जल्दी ही यदि संख्या की बात करूं, जो हमारा ग्रॉस टैक्स रिसीट है वो लगभग 44 करोड़ है। वो पिछली बार से 2025-26 से 8% अधिक है। 2.26 लाख करोड़ ज्यादा है। जो संपूर्ण पूरा खर्च है 2026-27 का, वो पिछले वित्तीय वर्ष के टैक्स रिसीट से बहुत ज्यादा है। जो पूंजीगत व्यय है वो 12.22 लाख करोड़ है, जो हमारे जीडीपी का 3.1% है और 11.5% पिछले वर्ष से ज्यादा है। और मैं यह प्रसन्नता पूर्वक कहना चाहती हूँ कि जितने भी वित्तीय मंत्री थे राज्यों के, उनके सुझावों पर जो बजट से पहले मुझसे मिले थे, उससे पहले मैं राज्य के वित्त मंत्रियों से मिलती हूँ, मैंने उनके सुझाव को भी माना है। जो पूंजीगत व्यय है, ये आप उसे ऋण कह सकते हैं, जो अनुदान के ही समकक्ष रखा जा सकता है, उनके सुझाव और अनुरोध पर मैंने 2 लाख करोड़ को दिया गया है। वह पूंजीगत व्यय के अंतर आता है। बहुत राज्यों ने यह भी दिखाया है कि उनकी कुछ परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। 2021 को जब हमने जब सैस की दी थी, उससे अभी तक यह योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है, मैंने कहा था कि वह 12.22 लाख करोड़ है, लेकिन जो वास्तविक पूंजीगत व्यय है वह 17.1 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का 4.4% है। वह भारत के विकास के लिए इसका उपयोग होगा, राज्यों में भी होगा और संघ शासित प्रदेशों में होगा,
तो राज्य और संघ शासित प्रदेश मिलकर पूंजीगत व्यय का 17.1 लाख करोड़ उन्हें दिया गया है प्रभावी रूप से। I'm not spending too much time on the fiscal. मैं वित्तीय सारांश पर ज्यादा समय नहीं लेना चाह रही हूँ। जो अभी वित्तीय घाटा है वो 4.3% है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने क्योंकि खर्च को कम किया है इसलिए आप यहाँ पर दिखा पा रही हैं आंकड़े। जो संसाधनों के लिए कर हमें मिल रहा है, हमें बार बार हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि जो वित्त आयोग ने जो सुझाव दिया है उस हिसाब से भारत सरकार को राज्यों को 41% देना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि यह 41% नहीं है। मैं सदन के आपके माध्यम से सदन के द्वारा कहना चाहूंगी कि हमने राज्यों को 41% ही स्थानांतरित किया है, हमने इसमें कोई कमी नहीं की है। और मैं इसकी विस्तृत जानकारी भी दूंगी। जो कुल संसाधन है जो कि राज्यों को मिलने वाला इसमें हिस्सा है कि जो भी केंद्र द्वारा आयोजित योजना है वो 25.44 लाख करोड़ है। आने वाले साल 25.44 lakh crores. This entails an increase. यह दिखाता है कि 2.1 लाख करोड़ तक इसमें बढ़ा हुआ है। करते And if we compare with the previous year, then 2.7 lakh crore increase is there in 25-26 and 3.78 lakh crore. So इतना स्पष्ट increase state. This is clearly, we can clearly see the increase and how is the credit availability to work for the industries and for the small industries. Total credit By 13.8% in the current financial year. इस वित्तीय वर्ष में 13.8% से इसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर यदि हम जनवरी 2026 तक की बात करें, जो खाद्य पदार्थों पर ऋण है वह 13% तक बढ़ रहा है और जो गैर बैंक ऋण है वह भी बहुत बढ़ा है। इसलिए ऋण की यहाँ कोई I want to highlight the fact. मैं इस तथ्य को रेखांकित करना चाहती हूँ कि 16वां वित्तीय आयोग जिसकी रिपोर्ट मैंने यहाँ पर पटल पर सदन के पटल पर रखी थी वहाँ स्पष्ट रूप से यह कहा गया था स्टेट्स को देने वाले पैसा नहीं दे रही है, उसका विषय में फिनांस कमीशन अध्ययन करने के बाद उनका बयान है रिपोर्ट में। मैं आई एम नॉट एग्जैक्टली कोटिंग इट, आई एम पुटिंग दैट वो रिपोर्ट में क्या कहा गया। 16th फिनांस कमीशन एनालाइज्ड द स्टेट्स शेयर। जो राज्यों की यहाँ पर हिस्सेदारी है केंद्र से जो उन्हें स्थानांतरित होती है 2018-19 से 2022-23 तक, और हर वित्तीय वर्ष में जो केंद्र ने राज्यों को स्थानांतरित किया था वह जो भी वित्तीय आयोग के सुझाव थे वह बिल्कुल वैसा ही था। विस्तार से इसको अध्ययन करने के बाद उनका रिपोर्ट में ये बताया गया कि सेंटर से जो पैसा स्टेट्स को जाना है, ये उदाहरण लेकर के 18-19 to 2022-23 इन सालों का विषय में अध्ययन करने के बाद स्पष्टता से बोला है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जितने भी पैसा जाना है वो टिक गया है स्टेट्स को, कोई इसमें शक करने का गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इस विषय में इतना स्पष्टता से मैं बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सबको मालूम है फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब टोटल टैक्स से जितना कलेक्ट होता है उसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। वो सेसेस भी और सरचार्जेस भी उसमें शामिल होता है, वो अलग है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है
कि सीएजी के द्वारा ऑडिट करने के बाद नेट प्रोसीड्स क्या है, ये निर्णय करने वाले सीएजी है। नेट प्रोसीड मतलब ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो अमाउंट है उससे सेस को हटा दो, सरचार्ज को हटा दो, उसके बाद जितनी भी है उसको डिविजिबल पूल कहते हैं, वो ही है नेट प्रोसीड। उससे हम 41% स्टेट्स को भेजा है कि नहीं भेजा है, उसका अध्ययन होना चाहिए, ना कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सेस भी है, सरचार्ज भी है। सो जब डांटना है केंद्र सरकार को, आप सेस भी कलेक्ट कर रही हो, सरचार्ज भी कलेक्ट कर रही हो, हाँ कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रावधान है सेस कलेक्ट कर सकते हैं और सरचार्ज कलेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। वो हटाने के बाद जो पूल रहता है उसके ऊपर आपको 41% मिलना चाहिए। वो मिल रही है कि नहीं मिल रहे, आप उसके ऊपर कैलकुलेट करो, ना कि जीटीआर के ऊपर, और उसके बाद बोलोगे कि सेस भी आप कलेक्ट कर रही हो और उससे हमें कम भी दे रही हो। नो, यू कांट हैव इट बोथ वेज। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर। चित भी आपकी पट भी आपकी नहीं होगी, इस मामले में हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय मंत्री जी, कंटिन्यू। There is less accountability. The सीएजी में भी जवाबदेही बहुत कम है, तो राज्यों ने मुद्दा यह उठाया है कि यदि आप सब कुछ उपकर के रूप में ले लेंगे तो राज्यों के पास बचेगा क्या। ये जैसे कि उदाहरण के लिए आपने जो नई योजनाएं लागू की हैं, ये बहुत ही सीमित बिंदु है जो विपक्ष उठा रहा है। हम आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। There's no suffering to the states. राज्यों के ऊपर कोई भार नहीं पड़ रहा है। उपकर के मामले में भी माननीय सदस्य महोदय, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगी और मैं विस्तार से आपको इसके बारे में बताऊंगी। उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है, जैसे कि सेवा, स्वास्थ्य, रोड आदि। वो हमारे काम में नहीं आता है, वो स्टेट्स को जाता है उस पर्पस के लिए। स्कूल बनाओ, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेंटर में कुछ कमी है, मशीन्स खरीद लो, उसके लिए जाता है हेल्थ सेस। रोड सेस, रोड बनाने में जाता है, और जितना कलेक्शन हुआ उससे ज्यादा ही हम स्टेट्स को दे रहे, वो नंबर के साथ मैं अभी बताऊं। इसीलिए सेंटर कलेक्ट करता है, ये नहीं है कि वो सेंटर ही उपयोग करता है। आखिर सेंटर के पास कोई रोड नहीं है और सेंटर के पास सिर्फ एक हॉस्पिटल है, ऐसे भी नहीं है। हॉस्पिटल हर जगह पर है, और हर जगह पर जितनी भी हॉस्पिटल है स्टेट के साथ हम शेयर करते हैं। सो सेस कलेक्ट करने के बावजूद पैसा जाता है स्टेट्स को ही। सो ये आई जस्ट वांट टू, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहते थे। और रिसीट बजट में, क्योंकि ऑनरेबल मेंबर्स इस विषय में बहुत रुचि लेते हैं, ये बोलना चाहती हूँ। रिसीट बजट एक डॉक्यूमेंट है, बजट के समय बजट डॉक्यूमेंट के साथ वो भी आता है। उसमें अनेक्स 4A और 4B देख लीजिए, उसमें सीएजी ऑडिटेड नंबर का बयान उसमें रहता है, आप देख सकते हैं। हम हमारे बजट को रिफॉर्म करने के रास्ते पे चलते एक नया रिसीट बजट में जोड़ा है, 4C। वो 4C भी हर साल आता है। उस 4C से आपको और क्लियरली डेटा मिलेगा कि कहां जा रहा है पैसा। ये भी फिनांस कमीशन अभी रेकमेंड भी कर रहे हैं कि हर साल आप डेटा निकालो उसका, वो निकाल रहे हैं। और हमारे बजट के डॉक्यूमेंट में, रिसीट में वो भी है। सिर्फ मेंबर्स का जानकारी के लिए मैं देना चाहती हूं। और इसमें से मैं शुरू कर रही हूं ऑनरेबल मेंबर्स का क्वेश्चंस। ऑनरेबल एनके प्रेमचंद्रन जी हैड आस्क्ड एनके प्रेमचंद्रन जी ने इससे संबंधित प्रश्न पूछा था। डेट टू जीडीपी में जा रही हो विदाउट अमेंडिंग द एफआरबीएम में संशोधन किए बगैर। मैं उनको कहना चाह रही हूं,
डेट टू जीडीपी रेशियो ये नया टारगेट कुछ नहीं। अलॉन्ग विद फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटे के साथ साथ जीडीपी के समकक्ष घाटा 2018 अमेंडमेंट ऑफ द एफआरबीएम एक्ट में वो बनाया गया है वो प्रावधान। दिस इज मेंशन्ड अंडर द सेक्शन, यह धारा 412 के अंतर्गत लिखा गया है। गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजी टू अचीव विकसित भारत इज टू प्रोवाइड कैपिटल इन विकसित भारत को प्रभाव में लाने के लिए सरकार ने 17.15 करोड़ पूंजी का प्रावधान किया है और इससे विकसित भारत की दिशा में हमारी राह तेज होगी और यह विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा। ये दोनों ही एफआरबीएम अधिनियम के तहत उपलब्ध हैं। युवाओं के लिए बात की और ये विषय था कि कुछ ऐसे नया पॉलिसी नए ले आ रहे जिससे युवा के लिए रोजगार मिले और उनको कैसे क्या स्कीम्स के द्वारा अटेंड कर रहे। मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूं, जैसे मैंने पहले ही बताया, 5 रीजनल मेडिकल हब्स देगा, उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 years उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा। फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं, उसमें भी हम मानते हैं नया उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है। एल्डरली केयर के लिए हमारी केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स को हम तैयार कर रहे हैं इस साल विद स्किल्स जो कि वो वेलनेस, योगा एंड असिस्टिव डिवाइस ऑपरेशन सब कर पाएंगे। इसीलिए सीधा ये 1.5 लाख लोगों को इस साल ही अपॉर्चुनिटीज जॉब के नाते मिलेगा। इसके अलावा लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर वेटनरी प्रोफेशनल्स टू बी अवेलेबल एज वेटनरी प्रोफेशनल्स, गांवों में वेटनरी प्रोफेशनल के रोल में काम करने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग को इसमें तुरंत इस साल ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, उनको जॉब्स मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि हमने आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर्स का अनाउंसमेंट की, उसको साथ साथ जोड़ने वाले एक स्कीम, जॉब से भी जोड़ने वाली एक स्कीम है। 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को हम तैयार करेंगे इसी साल। 20 आइकॉनिक सेंटर्स, टूरिज्म सेंटर्स में होंगे वो, और 12 वीक का ट्रेनिंग जो ऑनलाइन भी, सीधा भी, पर्सन टू पर्सन भी होगा। इससे ट्रेन्ड टूरिस्ट गाइड्स ये आइकॉनिक सेंटर्स में अपने रोजगार बढ़ावा कर सकते हैं। श्री मार्ट्स ये भी अनाउंसमेंट हुआ है। एसएचजी ग्रुप्स के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा महिलाओं को बहुत सारे प्रोत्साहन मिलता है, उनको कॉर्पस मिलता है, उनके छोटे छोटे बिजनेसेस कराने के लिए मदद मिलता है। बैंक्स भी उनको उनके कॉर्पस को मन में रखते हुए उनको लोन्स भी एक्सटेंड करते हैं विद सम कंसिडरेशन इन द रेट्स। इसी एसएचजी ग्रुप को फोकस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसमें इतने सारे गांवों में आज हम जाने में, आई एम श्योर ऑनरेबल मेंबर्स जाने के समय अब मिल सकते हैं कितने लखपति दीदी हर गांव में अभी सामने आ रहे हैं। उनका नंबर हम बढ़ाने के लिए भी अनाउंसमेंट की है। और ये महिला आज सिर्फ उनके अपने ग्रुप में ना करते हुए, मैडम मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ, मैं नागालैंड गई थी, उधर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा थोड़ा कम ट्रेनिंग पाए हुए महिला आज सामने होकर के बोल रहे हैं हम, मेरा अपना दुकान चलाना चाह रही हूँ। वो कपड़े में हो सकता है, लोकल अचार हो सकता है, या लोकल कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हो सकता है।
इन महिलाओं को आज उनके अपने एंटरप्राइज खोलने का इतना आतुर है, उनको हम ट्रेनिंग भी करेंगे, उनको बैंक के द्वारा असिस्टेंस भी देंगे। सो शी मार्ट का मतलब सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप से निकले हुए महिलाओं को प्रोत्साहन देना, उनको सपोर्ट देना, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इस शी मार्ट का अनाउंसमेंट, ये ट्रांसिशन जो होता है क्रेडिट लेड लाइवलीहुड, उससे बाहर आकर के आज उनके अपने चलाने वाले एंटरप्रेन्योर तैयार करना, वो भी महिला के बीच में, इज अ मेजर अनाउंसमेंट। फिर दिव्यांगजन कौशल योजना, कस्टमाइज ट्रेनिंग देंगे जिनको कैसे किस रूट पे जाना है, विद सेंसिटिविटी एंड डिग्निटी इंटैक्ट फॉर दिव्यांगजन। उनको आईटी में सेक्टर पा सकते हैं या तो एबीजीसी में सेक्टर, जिसको अभी बड़ा प्रोत्साहन मिला, वो वेव्स कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रही है। इनमें ये दिव्यांगजन लोगों को आईटी सेक्टर में भी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी, एबीजीसी में भी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी उनको जॉब्स मिलेगा। ऐसे हर एक सेक्टर के ऊपर ध्यान रखे हम जॉब्स के लिए, युवाओं के लिए ट्रेनिंग, इन सब में एआई का एक्सपोजर भी उनको दिलवा रहे। मैडम, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत प्रश्न उठाए गए, उनको भी मैं कहना चाह रही हूं कि टेक्नोलॉजी एआई ड्रिवन एडवाइजरी, वो भारत विस्तार के द्वारा ये मल्टीलिंगुअल एआई टूल होगा। एग्री स्टैक जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा क्रिएट गए, हर फार्मर को आइडेंटिफाई करके उनके क्रॉप है, उनके सॉइल हेल्थ कैसा है, उनको कितना फर्टिलाइजर आवश्यकता होगा, ये सब का विषय कंप्लीटली डिजिटाइज्ड रूप में एग्री स्टैक में रखे हैं। इनफैक्ट एग्री स्टैक हमारे यूपीआई स्टैक जैसे बड़ा नेक्स्ट भारत का एक इनोवेटिव अप्रोच टू डिजिटाइज एग्रीकल्चर, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, फार्मर का इनकम बढ़ाने के लिए ये एग्री स्टैक पोर्टल और आईसीएआर का एक पैकेज भी है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर, कौन सा बीज अच्छा क्वालिटी है उसको टेस्ट करने का, और क्या एक्सटेंशन ट्रेनिंग दिलवाना है, इरिगेशन कितना कैसे होना, ये दोनों का एग्री स्टैक जो डिपार्टमेंट का है और आईसीएआर पैकेज जो क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो क्वालिटी ऑफ सीड एंड कल्टीवेशन, इन जो दोनों को मिल करके बेटर फार्म प्रोडक्टिविटी के लिए जो साइंटिफिक बेसिस में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो काम हो रहा है, उसको पूरा समर्थन हमने स्पष्टता से कही है। इससे फार्मर को रिस्क कम और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। हमारे भारत के किसान को हम धन्यवाद कहना चाहिए कि इतनी सारे रिस्क जो है, बारिश आएगा, ओला होगा या क्रॉप एकदम नष्ट में आ जाएगा, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्वालिटी ऑफ सीड, इन सभी विषयों में उनका इतने सारे रिस्क है, फिर भी हमारे अन्नदाता सामने होकर के हमारे एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी दे रहे। उनका अभी डिजिटली सपोर्ट करने के लिए ये महत्व प्रयत्न है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हमने पूरे साथ देने के लिए आगे आ चुके हैं। इसके अलावा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, क्योंकि डाइवर्सिफाई करने का आवश्यकता भी है, इसी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और प्लांटेशन रिलेटेड मैटर्स में चलते हमने अनाउंस किया कोकोनट प्रमोशन स्कीम। इसके द्वारा ओल्ड एंड नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज को रिप्लेस कर सकते हैं, हाई यील्डिंग सैपलिंग्स को उपयोग कर सकते हैं। 1 करोड़ फार्मर्स के लिए ये तुरंत बेनिफिट देगा। ये एक अनाउंसमेंट कोकोनट प्रमोशन के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आई वुड रियली अप्रिशिएटेड इफ, मुझे बहुत अच्छा लगता यदि माननीय सदस्यों ने भी और विशेषकर केरल के सदस्यों ने इसके ऊपर बात की होती। केरला का जीवन धारा है मैडम, हाँ, और हमारे सरकार के द्वारा प्रमोशन कर रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं, देश भर में इन्फ्लेशन रेट 1 है,
टोटली इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करने में एक नंबर आएगा नेशनल एवरेज। हर एक स्टेट में भी आजकल डेटा निकल रही है। मॉस्पी का डेटा अभी नया सीरीज जो आ रही है फरवरी 27 से उसमें भी स्टेट्स का इन्फ्लेशन डेटा देते हैं। आप लगातार देख सकते हैं क्योंकि शॉर्ट सप्लाई की वजह से नारियल भी चाहिए खाने पकाने में और नारियल तेल भी चाहिए। केरला के इन्फ्लेशन नंबर सिर्फ कोकोनट के किल्लत के कारण उनके इन्फ्लेशन में असर पड़ता है। भारत सरकार अभी केरल के और कोकोनट ग्रोइंग हर स्टेट में ये प्रमोशन स्कीम के द्वारा कोकोनट सप्लाई भी अच्छा रहे, कोकोनट ऑयल भी हमारे देश में खूब प्रोड्यूस हो, जिसमें स्टेट्स जो ज्यादातर कोकोनट को उपयोग करते हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। सो फार्मर 1 करोड़ बेनिफिट करेंगे तो कंज्यूमर भी अच्छा कोकोनट मार्केट में आने में ये सुविधा मिलेगा। और आई एम ग्लैड केरल को केरला कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेगा। फिर कोकोनट ग्रोइंग बाकी स्टेट्स का भी इससे असर। दूसरा, एनके प्रेमचंद्रन जी हर साल मिलते थे मेरे से कि हमारे कैशू ग्रोवर्स के लिए कुछ करो, बाकी ऑनरेबल मेंबर्स भी मिलते थे, कुछ करो हमारे कैशू। इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर के कैशू सेल्फ सफिशिएंसी हो भारत देश में, कैशू एक्सपोर्ट हो भारत देश से, कैशू का वैल्यू एडिशन हो जाओ भारत देश में ही, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कैशू के लिए टोटल पैकेज, और उसका ज्यादातर आई वुड थिंक 70% बेनिफिशियरी आर इन केरला, ऑलराइट ऑल्सो इन कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में भी काजू से लाभ लेंगे। और काकीनाडा के माननीय सदस्य ने आज सुबह इसके ऊपर बात की थी। महाराष्ट्र और गोवा में भी वहां पर काजू का उद्योग पिछले कुछ एक सालों के दौरान उनके सामने समस्याएं हैं। काजू को कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं। सो इन स्टेट्स में थोड़ा एक्टिवली होकर के सामने आकर इसका पूरे भरपूर उपयोग करना चाहिए इस स्कीम को। ऐसे ही कोको, आज को कर्नाटका में भी बीच में इंटरक्रॉपिंग का फैसिलिटी, वो अरेका नट ट्रीज के बीच में कोको कल्टीवेशन हो रही है भारत देश में, उसका भी सपोर्ट हम दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे हिमालयन हिली स्टेट्स में पाइन नट का, वॉलनट्स का, आमंड्स का प्रोत्साहन इस स्कीम के द्वारा मिलेगा। और नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली त्रिपुरा एंड असम, ये अगर वुड उधर होता है, उसको लाइक साम्रानी, द फ्रैंकिनसेंस, दे यूज इट फॉर मेकिंग अगरबत्तीस। ये त्रिपुरा में मुझे मालूम है बहुत बड़ा वन, अगर के वन, हमारे बीजेपी सरकार आने के तुरंत बाद उधर बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ करता था, वो भी इसमें से बेनिफिट होगा। लास्टली, केरला और कर्नाटका, सैंडलवुड का बेनिफिट अब तक कोई सरकार ने उसके ऊपर बात नहीं किया। मोदी जी ने उसमें डायरेक्ट मुझे आदेश दिया। भारत का कल्चर से जुड़े हुए सैंडलवुड हमारे पूजा में, हमारे घरों में रखते हैं और सैंडलवुड को सीक्रेट मानते हैं हम। उसका कल्टीवेशन ही कम हो रहा है। मुझे सुनने में आया और डेटा भी मैंने देखा, ऑस्ट्रेलिया में आज बड़ा सा सैंडलवुड का वन वो लोग तैयार कर रहे हैं। भारत को पुनः सैंडलवुड का प्रामुख्यता समझ करके हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर केम एंड सेड यू आर फ्रॉम द साउथ। मुझे बड़ी अच्छी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे पास आए, तो क्या आप चंदन के महत्व तो समझते ही होंगे। आंध्रा में नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में शायद एक व्यक्ति पिछले 25-30 इयर्स से सैंडलवुड कल्टीवेट कर रहा है, मगर वो घर उनका वन में नहीं है, ऑर्डिनरी
लैंड में उन्होंने सैंडलवुड कल्टीवेट किया, मगर कानून ऐसे है वो सैंडलवुड इन द फॉरेस्ट जैसे ही उसको भी हम देखते हैं काटना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, मगर बड़ा हो गया ये किसान तो उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ उसको बढ़ाया, मगर वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो कानून जब रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है, ऐसे बड़ा बड़ा जो भारत देश का संपत्ति माना जाना चाहिए, ऐसे सैंडलवुड का भी हम इस बार प्रोत्साहन दे रहे हैं। आई एम श्योर केरला, कर्नाटका एंड स्टेट्स कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। मत्स्य पालन के ऊपर 1 मिनट लेती हूं क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर भी बात किए। 500 रिजर्वायर को हम अमृत सरोवर का नाम दे रहे हैं और फिशरी वैल्यू चेन पूरे कोस्टल स्टेट्स में वैल्यू चेन बनाने के लिए हम फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके उनके द्वारा वैल्यू एडिशन कोस्टल एरियाज में ही हो जाने दो, फिर उससे एक्सपोर्ट भी अच्छा बढ़ सकते हैं, वो भी हम इस बजट में प्रावधान कर चुके। इसके अलावा मैडम कभी भी ऐसे प्रोत्साहन देंगे मगर एक्सपोर्ट करने के समय दिक्कत आ जाता है। ड्यूटी फ्री EEZ फिशिंग जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है हमारे समुद्र के तट में, उस पूरे इलाका में फिशिंग राइट्स हमारे फिशरमैन को मिलना चाहिए। अभी तो वो 12 किलोमीटर तक ही जा सकते, उसके आगे जाने में दिक्कत आ जाता है। अभी हम वी हैव अमेंडेड थिंग्स इन सच अ वे दैट दे कैन गो टू द। अभी हमने इसका संशोधन किया है इस प्रकार से कि वे गहरे समुद्र में भी जाकर मछली पकड़ सकते हैं और वहां से मछलियों का निर्यात भी कर सकते हैं और प्रत्येक ऐसी बिक्री को निर्यात माना जाएगा। प्रोसेसिंग का भी हम बूस्ट करना चाहते हैं, उसका भी इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंजेस ले आए जिससे मत्स्यकारों को बेनिफिट हो सकता है। एनिमल हस्बेंड्री मैंने ऑलरेडी रेफर कर चुकी हूँ, ज्यादा उसमें और एक्सपैंड करना नहीं है, मगर लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए कैलकुलेशन जब हम करते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का बायोगैस ब्लेंडेड CNG के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो लगाते हैं, द एंटायर वैल्यू चेन बायोगैस वैल्यू चेन को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं होगा जिससे सीधा किसान का बेनिफिट मिलेगा। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत सारे फार्मर्स काम करते हैं, उसको भी इस बजट में टैक्स में राहत दिलाए हैं क्योंकि वो कैटल फीड उत्पादन करके उनके अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही नेशनल फाइबर स्कीम जिसमें सिल्क वूल और जूट का भी हम प्रावधान दे रहे हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग काम करते हैं उसमें। ऐसे ही आयुर्वेदा एक्सपोर्ट्स का भी फार्मर्स जो ऐसे हर्ब्स को जड़ी बूटियों को उत्पादन करते हैं उनके फील्ड में उगाते हैं, उनको भी लैब सेटअप करके क्वालिटी मेडिसिन तैयार करने के लिए कर रहे हैं। मैडम एक विषय फार्मर के जब बात करते हैं, फार्मर के ऊपर विषय बात करते हैं, बजट एलोकेशन फॉर फर्टिलाइजर, उर्वरकों के लिए बजटीय आवंटन, फर्टिलाइजर के लिए जो भारत में हम कुछ मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं मगर ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, खर्च भारत सरकार उठाती है और किसान को कोई कहीं कमी ना हो और इतने भी इंपोर्ट करो मगर किसान को कमी ना हो। उसके कारण मैडम हमारे बजटरी एलोकेशन इस बार 1.71 लाख करोड़ है इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने हमारे लिए ये सेफगार्ड करने के लिए इतना एलोकेशन कर दो ऐसे डिमांड किया, हमने पूरे उसको तुरंत मंजूरी भी दे दी है जिससे फार्मर्स को कोई शॉर्टेज ना हो। और यूरिया सब्सिडी इंटरनेशनल मार्केट का दाम के अनुसार भी कम ज्यादा होते हैं जी, मगर आखिर किसान को किल्लत नहीं होने देंगे हम। ये अमाउंट बार बार दिखाने में नहीं है, आप ये बात बताओ किल्लत हुआ कि नहीं हुआ? कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जाकर के जो
होर्डिंग करके बैठ रहा या प्लाईवुड इंडस्ट्री को भेज रहा, वो एक्शन लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय मंत्री प्लीज। और कोई किल्लत नहीं है। फिर मैडम, बार बार बहुत सारे लोग मखाना बोर्ड पिछले बार आपने अनाउंस किया, क्या हो गया? अनाउंस भी किया, अमाउंट भी इंक्रीज किया, और उस मखाना बोर्ड स्कीम के लिए पिछले बार, क्योंकि उस साल ही अनाउंसमेंट हुआ, 30 करोड़ हमने प्रावधान किया बोर्ड के लिए। इस बार वो 90 करोड़ इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ। और बिहार सरकार ने जमीन भी उसके लिए एलोकेट कर चुके हैं, सो उसके ऊपर जरूर आगे बढ़ेगी काम। फिर कोई ऑनरेबल मेंबर ने हमसे पूछा कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन और मिशन फॉर पल्सेस और मिशन फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्या हो गया उसका? बहुत अनाउंसमेंट करते हो स्कीम, आखिर क्या हो रहा? ये तीनों को हमने मर्ज कर चुके हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का नाम अभी कृषि उन्नति योजना। इसके तहत ये तीनों के लिए जो पैसा उनको मिलना है वो मिलेगा। समझ में नहीं आएगा मैडम। माननीय अखिलेश जी बात करने के समय, यू हैव अ रबर बोर्ड, डोंट यू? हैवंट यू गॉट अ रबर बोर्ड? क्या आपको केरल में रबर बोर्ड नहीं मिला है? आप रबर के बारे में क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने बात करने के समय बोले नो बुलेट ट्रेन फॉर यूपी। यूपी के लिए कोई बुलेट ट्रेन नहीं चलाई है क्या? मैं जवाब देती हूँ आपको, डोंट वरी, यू विल गेट एन आंसर। आप चिंता मत करिए, आपको भी उत्तर मिलेगा। पूछने से पहले आपकी इंडी अलायंस का विषय सोच लेना। उसको देर करने वाले कौन है? पूछ लो, यूबीटी से पूछ लो, जमीन क्यों देर से दिया, उसके वजह से कॉस्ट क्यों बढ़ाया? आपके अलायंस पार्टनर, उनसे पूछो भाई, ना कि मेरे से। लैंड समय पर दिए होते अब तक बुलेट ट्रेन चलता होता, लैंड नहीं दिया और जानबूझ करके मुंबई का नुकसान किया, मुंबई का नुकसान करवाया। मैडम, यूपी को बुलेट ट्रेन नहीं है वगैरह, सच नहीं है मैडम। 2 हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स गो थ्रू यूपी। 2 द्रुत गति वाले गलियारे यूपी से जाते हैं। सबसे पहले दिल्ली वाराणसी से वंदे भारत एक्सप्रेस, और उसमें कानपुर और प्रयागराज जोड़कर हो गए। सो दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक ये हाई स्पीड ट्रेन यूपी से ही निकलता है, ठीक है? सो इसके अलावा वाराणसी को रेलवे में कनेक्टिविटी हब माना जाता है। ईस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से आने वाले पूरे ट्रेन वाराणसी हब में ही होते। रेलवे का बड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट वाराणसी में है, उसके कारण ये उधर जॉब्स में मिलता, उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क भी बढ़ रहा है और उधर से रेलवे कोचेस का मैन्युफैक्चर भी उधर से ही हो रहे हैं। रेलवे के पूरे ध्यान उत्तर प्रदेश में है सर। और बजट का विषय में बोल रही हूं, एवरेज एनुअल रेलवे बजट 18 फोल्ड इंक्रीज हुआ है उत्तर प्रदेश में। 2009 से 2014 तक
1109 करोड़ था 2009 से 14 तक 1109 करोड़ था उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे बजट में। मगर अब 2026-27 में 20,012 करोड़ हुआ है। 1,000 से 20,000 करोड़। सो उत्तर प्रदेश का प्रामुख्यता इस नंबर से आपको समझ में आना चाहिए। अभी ऑन गोइंग कितना है रेलवे प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में? 92,056 करोड़, मतलब 1,00,000 करोड़ तक जाना है। जस्ट 40 करोड़ कम। 92,056 करोड़ रेलवे में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में आज भी है। वो ऑन गोइंग क्या है? स्टेशन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल्स डबलिंग, फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड कॉरिडोर, ये सब सिस्टमैटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रही है उत्तर प्रदेश में। सो मैं माननीय अखिलेश जी से अनुरोध करती हूं, थोड़ा तथ्यों को नजर रखते हुए बातें करें। सो अगले प्रोफेसर सौगता रॉय, वेस्ट बंगाल डस नॉट फाइंड पश्चिम बंगाल का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है बजट में, ये सौगता रॉय जी कहते हैं। बार भी मेंशन नहीं हुआ। ये डेलिबरेटली पता नहीं क्यों मिस इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं। मैं बोलना चाह रही हूं, वेस्ट बंगाल पूर्वोदय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट में, वो स्ट्रैटेजिकली उनको उधर लोकेशन पूर्वोदय में, उसके तहत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर से बजट अनाउंसमेंट इतना क्लियर करती है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर में एक नोड रख करके आसनसोल दुर्गापुर बेल्ट को पोजीशन करती है और ईस्टर्न इंडियन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उससे बनेगा। दुर्गापुर उसका एंकर होगा। सेकंड, हाई स्पीड रेल टू नॉर्थ बंगाल, वाराणसी से जो अभी मैंने बताया सिलीगुड़ी जाने वाले ट्रेन, हाई स्पीड रेल नॉर्थ बंगाल को पहुंच रही है। सिलीगुड़ी नॉर्थ में एक ट्रांसिट हब जैसे बनने वाले हैं, वो भी बंगाल में है। तीसरा, जूट रिवाइवल के लिए हमने इतना बड़ा घोषणा की है, नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट, और बंगाल के हुगली बेल्ट में जो जूट मिल्स है उन सब में लाखों जूट फार्मर्स को उसके द्वारा उनका जीवन शैली ही गुजरता है, उनके लिए अलग से नेशनल फाइबर फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट। क्या सिर्फ बंगाल के लिए वो एक अकेला स्कीम नहीं होगा, बड़ा सा स्कीम नहीं होगा, किसान के लिए नहीं होगा, वो भी बंगाल के लिए है। इसके अलावा लेदर एक्सपोर्ट्स, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, इनपुट्स, शू अपर का इनपुट्स का भी हमने ड्यूटी फ्री कर दिया, जिससे लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले बंगाल में ज्यादातर लोग पहले 6 महीने के लिए इंपोर्ट करें और 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट भी करना पड़ता था। अभी वो नहीं है, आप इंपोर्ट करो, पूरे 1 साल रखो और उसके बाद आराम से एक्सपोर्ट करो। ये सुविधा लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए इस बजट में हमने लिया है, वो बंगाल के लिए नहीं है। फिर पूर्वोदय, इसमें टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये पूर्वोदय 5 स्टेट के लिए, हर एक स्टेट में एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन हम बनवाएंगे, इसका अनाउंसमेंट भी हुआ। वेस्ट बंगाल उनके अपने चुने हुए कुछ क्षेत्र को ऐसे हाईलाइट बना सकते हैं, वो अपने स्टेट के इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं, वो भी उनके लिए। ऐसे ही जंगल महल एरिया में जो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू लीफ निकालते हैं फॉरेस्ट से, उस तेंदू लीफ के ऊपर TCS हम कलेक्ट करते थे, उसको 5% से 2% को कम करवाया इस बजट में। उसके बेनिफिट
सीधा बंकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर में जो काम करते हैं, फॉरेस्ट में जाकर के तेंदू पत्ता ले आकर के बीड़ी वर्कर को देते हैं, उनको सीधा मिलेगा। ये सब बंगाल के लिए नहीं है क्या? बंगाल का मेंशन नहीं हुआ, ऐसे आरोप लगा रहे, वो गलत आरोप है। फिर और मैं ये कहना चाह रही हूं, हमने केमिकल पार्क का अनाउंसमेंट किया और वो केमिकल पार्क को चैलेंज मोड में ले आने के लिए क्या बंगाल अपने साहस दिखा नहीं सकते कि जहां उनका हल्दिया पेट्रोकेमिकल यूनिट के बगल में केमिकल पार्क अगर बनना चाहते हैं, हमने तो 3 केमिकल पार्क अनाउंस किए बिना स्टेट का नाम लेते हुए। बंगाल सामने आने दो, केमिकल पार्क बनने के लिए वो भी सेंटर के साथ काम करें। बंगाल के जनता के हित में ये कर नहीं सकते हैं, मगर ना, बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया। फिर सिटी इकोनॉमिक रीजन का अनाउंसमेंट हुआ। इसमें हम बोल रहे हैं, आप उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, मैंने नाम नहीं लिया, कोई भी स्टेट आ सकते हैं सामने। हर साल अगले 5 साल के लिए हर साल 1000 करोड़ देंगे एक सिटी का इकोनॉमिक रीजन बनाने के लिए। क्यों? कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर उसमें शामिल हो सकते हैं। 5000 करोड़ लो 5 साल के लिए, कौन रोक रहा भाई आपको? नहीं, हम गुस्से में हर बार सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है और डांट खाएंगे उधर, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाओगे, मगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, सेंटर आपको हेल्प कर रहा है। ये सिटी इकोनॉमिक रीजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम सब हाथ में दे, फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर डांट पड़ते होना चाहिए। ये शर्मनाक कॉन्डक्ट मुझे लगता है बार बार केंद्र सरकार के ऊपर फेडरलिज्म का लेक्चर देने वाले बंगाल, आइए सामने आइए, इसमें प्रपोज करिए, ले लीजिए। और लास्ट में मैडम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो अहमदाबाद में है, देश में और एक नहीं है, उनका आउटपोस्ट ही है, उनका एक्सटेंशन है। नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हम बनाने के लिए घोषणा कर चुके हैं, वो पूर्वोदय में होगा। इसमें भी बंगाल आ सकते हैं सामने, हमें भी दे दो, आओ ले लो। बंगाल के हित में अगर चाहते हैं सामने आओ, ले लो। बीजेपी आएगी बंगाल में, बीजेपी आएगी बंगाल में। मैडम, एक और विषय मैंने बहुत ही ध्यान से सुना, ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी का स्पीच ध्यान से सुना। अभिषेक बैनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मडोड़ करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो, जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं। एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ, तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, 0 है।
प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, अब इतना आई मीन मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक, आप इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? ये तो असत्य है। और पेंसिल, शार्पनर, मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, ये आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय। उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं, सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। फिर पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। फिर मुझे बहुत ही दुख लगा, और ये विषय हम सबको दुखदायक बनाने वाले विषय, और इसमें एक बार नहीं दो बार नहीं मैडम, आप शांति से बैठो मैडम। ऑनरेबल चेयर, ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा। हम सबको दुख लगेगा। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लग रहा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था, जीरो। ये कट मनी का बात कर रहे हैं, बंगाल में लेते हैं। हाँ मैडम, मुझे माननीय मेंबर गिरिराज सिंह जी का बयान अभी उचित लग रहा है। शायद बंगाल में कट मनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है। वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट, टीएमसी का सिंडिकेट ले रहा है। मैडम एक और विषय, हर विषय में डोंट वरी, आई विल से दैट इक्वली आई विल से, मैं सबको बराबर बोलूंगी। स्टेट गवर्नमेंट में रोड लेवीज लगाते हैं बंगाल में, और न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के समय लगाते हैं। अगर बंगाल के नागरिक के ऊपर इतना उनके मन में पीड़ा है कि जीएसटी लेके जा रहे हैं सब में, वो स्टेट लेवल टैक्स क्यों लगाना है? बंगाल के जनता के लिए मुफ्त दे दो, वो नहीं करते हैं। मगर जीएसटी से पैसा भी आना चाहिए, दोष भी लगाना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूं माननीय मेंबर को, मैंने एक रिक्वेस्ट करती हूं, उनके गवर्नमेंट में जाकर बोलें। मैडम सुनिए, आपके गवर्नमेंट को बोलो, आपके गवर्नमेंट के पास ये बात बोलो। ऑनरेबल एमपी कॉमन मैन के ऊपर, सुनिए मैडम, आपके कॉमन मैन के ऊपर बंगाल में बोझ कम करना चाहते हो तो मैं बोल रही हूं, कोलकाता में पेट्रोल दिल्ली से कंपेयर करते हुए 10 रुपया क्यों ज्यादा है?
आप जाके उसको कम करो ना, डकैती वो कम करो मैडम। और लास्ट में बंगाल के विषय में मैडम, मैंने जब अनाउंस किया, मैंने एक माननीय सदस्य प्लीज। ईस्ट फ्रेट मैडम, इस बजट में हमने दंकुनी का नाम लिया। दंकुनी क्योंकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनना चाहिए। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जहां दंकुनी से सूरत को जाना है, वो हमने अनाउंस किया। बंगाल के नेतागण को इतना दुख है, बंगाल के लोगों को इतना दुख हो कि ये अनाउंसमेंट माननीय सीएम ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी उस समय ये अनाउंसमेंट हो चुका है। आप कुछ नया नहीं कर रही हो। ये अनाउंसमेंट, ये उनका शिकायत है। दंकुनी टू सूरत ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसमें बंगाल के लोग बोलते हैं ये तो हमारी ममता बनर्जी रेलवे मंत्री जब थी उस समय अनाउंसमेंट हुआ है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आई हैव अनाउंस्ड, मैंने यह घोषणा की है कि जो नया जो समर्पित दंकुनी फ्रेट कॉरिडोर होगा। लुधियाना से कोलकाता को दंकुनी के द्वारा कुछ अनाउंस करके चले गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने अनाउंस किया दंकुनी से सूरत, वो बिल्कुल नया है। इसलिए हर विषय में श्रेय लेने का कष्ट ना करें। इसमें एक विषय में हाउस के ध्यान ले आना चाह रही हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबको ये बात पहले से बोल रहे हैं, 2014 से बोल रहे हैं कि हमसे पहले रेलवे का कितना भी अनाउंसमेंट हुआ, वो जो कंप्लीट नहीं हुआ उन सबको कंप्लीट पहले करो। चाहे वो कोई और पार्टी ने अनाउंस किया होगा, फिर भी कंप्लीट करो, उसके बाद हमारे अनाउंसमेंट। ऐसे 1990 से मैडम 28 प्रोजेक्ट्स अटका पड़ा था। उन सबको हमने मोदी जी के नेतृत्व में हमने कंप्लीट कर चुके हैं, 1990 से जो पेंडिंग है। और 172 ऐसे प्रोजेक्ट्स 2000 से 2014 में घोषणा हुआ है, उन सब का काम भी अभी हम करते जा रहे हैं। सो हमने ये नहीं किया कि हमसे पहले जो भी अनाउंस किया हमें परवाह नहीं, हम हमारे काम करेंगे। नो, वी आर कंप्लीटिंग इवन दैट व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड अर्लियर। मगर ये क्रेडिट जहां मैं दंकुनी से सूरत बोल रही हूं, उसको ममता जी का अकाउंट में डालना सही नहीं। एक और बात माननीय अभिषेक बनर्जी का विषय में, वो बोले हैं हम आई कम फ्रॉम अ भारत करके बहुत सारे विषय बोले। मैं हर एक विषय के ऊपर नहीं कमेंट करना चाहती हूँ, मगर एक लाइन था बहुत ही सुई जैसे, लाइक शार्प नीडल, सर्वाइवल इज बिकमिंग, जो हमारा सर्वाइवल इज एक्चुअली बिकमिंग अ दिक्कत। मैं बोलना चाह रही हूँ मैडम, पर्टिकुलरली को महिला, उनका कॉन्टेक्स्ट होता। अक्टूबर 2025 में MBBS स्टूडेंट ओडिशा से जो बंगाल में पढ़ रही थी दुर्गापुर में, उनका गैंग रेप हुआ। फिर लीगल प्रोसेस के द्वारा वो झगड़ा करके फरवरी 2026 तक आई। फिर अक्टूबर 2025 में
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पब्लिकली बोल रहे हैं 2025 में माननीय चीफ मिनिस्टर एक महिला होते हुए, अब सुनिए मैडम, महिला होते हुए भी माननीय चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं अगर महिला गर्ल हो, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, रात्रि के समय बाहर नहीं आना, दे शुड नॉट बी अलाउड टू कम आउटसाइड द हाउस। आपके लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव नहीं कर रही हो, मगर महिला के ऊपर दोष डालते जा रही हो। और आपको he said it कोलकाता में ही 24 he spoke at that time. Where were you at that? उस समय आप कहाँ थे जब उन्होंने ये बात कही? सर, if a friend rapes you, अगर कोई मित्र आपका बलात्कार कर दे तो कोई क्या कर सकता है? कोलकाता के रेप के ऊपर what can be done if a friend rapes you? महिला के सुरक्षा के विषय में अभिषेक बैनर्जी जी बता रहे, हम हमारे स्टेट से कानून बनाया, उसको गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति को भेजे, हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा। स्टेट का हालात ये है और कानून क्लियर नहीं हो रहा। कानून से सब कुछ हो जाएगा। कालीगंज में जून 2025 में बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची मारा गया, टीएमसी लीडर उसको अरेस्ट भी हुआ। मेदिनीपुर में टीएमसी लीडर का अरेस्ट हुआ बॉम्ब के वजह से। बंगाल में बॉम्ब चलता है, कानून नहीं चलता। और लास्ट में मैं बता रहा हूं, एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डेटा, कन्विक्शन रेट क्राइम का, इसमें 35 रैंक में है, 36 स्टेट्स का लिस्ट में 35th रैंक में है बंगाल। और हमारे ऊपर शिकायत नहीं। इससे आगे बढ़ती हूं मैडम। बंगाल का तो थोड़ा एक आध उदाहरण दिया मैंने, और बाकी है, फिर भी मैं मूव ऑन करती हूं। कम्युनिस्ट लोग खड़े होकर के इधर बात किए बजट के ऊपर कम्युनिस्ट लोग बात किए। हमें कुछ भी नहीं मिलता, केरल में कुछ नहीं मिलता। कम्युनिस्ट लोग जहां भी सरकार में थे मैडम, उधर के आर्थिक व्यवस्था इतना नीचे चले जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट जाता नहीं है उधर। केरल में एक इंडस्ट्री ग्रुप 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को उधर से हटाया और चले गए दूसरे में। इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक स्टेट मेहनत करती है, मगर हम देख रहे हैं कम्युनिस्ट लोग का, उनके अपने समय पर कोई उनका करते नहीं है इंडस्ट्री बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन हो रही है केरल में और बंगाल में और तमिलनाडु में। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके द्वारा बहुत सारे बिजनेस होता है, उसमें भी सीपीएम के कारण बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी 399 कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉड डिक्लेयर हो चुके हैं केरला में। 125 पॉलिटिकल मर्डर्स हुआ है। 30 killings happened during the current CM's time. केरला के विषय बोल रही हूँ। I am talking about Kerala. Go hear it.
केरल के बारे में बात कर रही हूँ। वल्नरेबल सेक्शंस मैडम, जो ट्राइबल लोग होते हैं, एससी लोग होते हैं, हाईएस्ट आईपीसी क्राइम रेट इन इंडिया of 661 per lakh population according to NCRB data. NCRB के अनुसार जो आंकड़े हैं वह केरल के ही हैं। 5 पर लाख पॉपुलेशन में एसटी लोग के ऊपर क्राइम होता है केरल में, एनसीआरबी डेटा है। और ऐसे ही अट्रोसिटी अगेंस्ट एसटी 6.2% इंक्रीज हुआ है केरल में। और केरला असेंबली में ही बताया गया कि एससी के ऊपर 1.2% इंक्रीज हुआ। सो मैम, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत सारे विषय बातें किए, अभी सुनना चाहिए। वो थोड़े जुजुत्सु मार्शल आर्ट के लैंग्वेज बताए। हाँ, ग्रिप, कंट्रोल, ग्रिप बहुत बताए ग्रिप के ऊपर। और ये भी बताए, इतने भी बताए कि चेयर में बैठे हुए हमारे जगदम्बिका पाल जी को हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप आखिर हमारे पार्टी वाला है वगैरह, वो भी बताए। ठीक है जी। बिट्टू को गद्दार का, बट उन्हीं के पार्टी से बाहर आए हुए बिट्टू को ट्रेटर बताया। ये एक चेयर में बैठे हुए दोस्त है, हमारे बिट्टू ट्रेटर हो गए। सो ऐसे कहने वाले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत सारे विषय बताए, उनको मैं जरूर एक एक पॉइंट पे जरूर आंसर करना चाहता हूं। मैं वो सही एक विषय उठाए। नहीं, प्लीज लिसन, आई एम टॉकिंग अबाउट एलओपी। मैं नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात कर रही हूँ, कृपया सुनिए। नहीं, सुरेश, यू नॉट वांटिंग टू लिसन ऑन एलओपी। आप नेता प्रतिपक्ष के बारे में सुनना नहीं चाह रहे हैं? एआई और डेटा के ऊपर बहुत चिंता व्यक्त की कि भारत के डेटा विदेश में चली जा रहे हैं। सही नहीं है, क्योंकि हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं डेटा सेंटर्स को, जिससे भारत देश में डेटा रहे और भारत के युवा को जॉब्स मिले। उसके लिए हम कर रहे हैं डेटा सेंटर के लिए प्रावधान, और उसको बिना समझे ये बोल रहे डेटा आप विदेश का कंपनी को दे रही हो। हमारे यहाँ क्या होगा? हमारे यहाँ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इसीलिए कि डेटा सेंटर भारत में रहे, डेटा भारत में रहे और डेटा हमारे युवाओं को मैनेज करने के लिए हमारे हाथ में रहे। ये एक विषय है। दूसरा, इंडिया एआई मिशन 1000 करोड़ का एलोकेशन इस बजट के इस विषय के लिए एलोकेट किए हैं, और हमारे इंडियन कस्टमर्स का सर्विस अच्छा हो, क्लाउड विदेश से आने में हमारे डेटा हमारे साथ हमारे कस्टमर्स के लिए सर्विस में आना चाहिए, इसलिए हमने वो एक्सटेंड किए। बट दैट ही इज नॉट, ही डिडंट नोटिस, ही डिडंट रीड इट, मगर डाल दिए। सेकंड, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, ऐसे बयान कर रहे हैं। अबोध बालक पर सुनो। ये विषय हमारे सांसदगण और उनके सांसदगण सब सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए। गो सिट एंड हियर मैम, प्लीज। मैम, आई एम टॉकिंग टू हर, ओके? आई एम टॉकिंग, आई एम रिप्लाइंग।
मैं राहुल गांधी जी की बातों का जवाब दे रही हूँ। अरे केसी वेणुगोपाल जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए आप चिल्लाते रहते हो, अभी जवाब दे रही हो, उनके लोगों को सुनने के लिए बोलो। अरे आप और बोलो को बोलो। मैडम, फूड सिक्योरिटी वैल्यू एडिशन के ऊपर बात कर रहे थे। आई वांट टू टेल हिम, टोटल फूड सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ बजट में एलोकेशन हुआ है फूड सिक्योरिटी के लिए, और 80 करोड़ लोगों को अभी भी हम जारी रख रहे हैं फ्री फूड। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए बजट में 4064 करोड़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के विषय में स्कीम के लिए पैसा 4000 करोड़ से ज्यादा एलोकेट हुआ। फिर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, उसके लिए 350 करोड़ अनाउंस किया है, वो जो कोकोनट वगैरह मैंने एक्सपेंड किया। फूड इन्फ्लेशन सबसे लोअर रेट में है, जबकि यूपीए के समय फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, 10%, 11%, अभी तो वो नीचे आकर के 2% से कम है फूड इन्फ्लेशन। फिर वो बहुत बड़ा बयान दिया, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इन सब के ऊपर बोले कि इतने सारे चैलेंजेस है, बजट ब्लड, ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बजट उसको एक्नॉलेज करता है, मगर बजट में इतने सारे हैं उसको पढ़ा नहीं है। क्या क्या है मैडम? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो 50,000 करोड़, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। अनएंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड, अगर चैलेंज होता है उस पैसा को उपयोग कर सकते। ये 25-26 में ही अनाउंस हो चुका है, वो पैसा है, उनको उसका ध्यान नहीं। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फंड 9,800 करोड़ टू काउंटर वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस हमने अलॉट कर चुके हैं, उसको भी उनका जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं है। अबोध वाला एनर्जी सिक्योरिटी, रेयर अर्थ के लिए भारत तैयार रहना चाहिए, माइक्रोचिप्स हम बनाना चाहिए, इसके ऊपर इतना चिंता व्यक्त करने वाला लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये भी पढ़ा नहीं है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने क्रिटिकल टू इंसुलेट इंडिया फ्रॉम वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी मैटर्स, द बजट पुश। ये जो बजट है स्वायत्तता को बढ़ावा देती है। हुआ न्यूक्लियर पावर के लिए 2,500 करोड़ अलॉट हुआ, एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ अलॉट हुआ। बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने के लिए। फिर बजट में ये भी कहा कि SEZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंपैक्ट हुआ है ये टैरिफ वगैरह के कारण, उनको डोमेस्टिक एरिया में सेल करने के लिए हमने प्रावधान किया, कस्टम्स ड्यूटी को छूट दिया, सो दैट वो यूनिट्स बच पाएंगे। फिर कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ले आने के लिए कस्टम्स में इतने प्रावधान किए। फिर सपोर्ट करने के लिए MSME और आर्टिसान्स को 10 लाख वैल्यू कैप ऑन कोरियर एक्सपोर्ट, कोरियर के द्वारा जो एक्सपोर्ट होता है उसको भी हमने कैप हटा दिया, जिससे हमारे छोटे छोटे उद्योग बाहर एक्सपोर्ट करने में सुविधा हो। फिर ये क्लियरेंस करने के लिए डिजिटल एक ही प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी एक ही विंडो के द्वारा हो सकते हैं। ये कुछ नहीं पड़ा, आ गए हमें लेक्चर करने के लिए।
हमारे देश का इनसिक्योरिटी, ये सब है बजट में, पढ़ा कि नहीं है? फिर ये जरूर सुनना चाहिए, कांग्रेस के लोग इसको सुनने में क्षमता रखना चाहिए। दे शुड हैव द स्ट्रेंथ टू लिसन टू दिस। भारत को सेल कर रहे, भारत फार्मर को सेल कर रहे, मोदी जी सरेंडर कर दिया। मोदी जी किसी देश का हित का विषय में सामने खड़े होकर के बात करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, मगर देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I tell you who has sold. 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक था, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है, और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। हमारे किसान से MSP दे करके कोई प्रोक्योरमेंट कर नहीं सकते थे। अगर मोदी जी 2014 में आकर के WTO के ऊपर हर प्रकार we fought for it and got peace clause so that we can think. हम देश को बताना चाहते हैं महोदय, ये जो देश है डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते थे, गरीब को रेशन दे नहीं सकते थे, देश को, गरीब को, किसान को बेचने वाले ये लोग हैं। ये सरेंडर करके आए हैं WTO में जाकर के, पूरे सरेंडर करके आए हैं ये लोग। और भारत देश का हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे LOP, उनको कोई नैतिक अधिकार बनता नहीं है। 2017 के अंदर पीस क्लॉज WTO में लेकर आए मोदी जी। इसके वजह से कोविड के समय हम सब लोग को रेशन दे पाए, और किसान से आज भी प्रोक्योरमेंट हो रही है। नहीं तो कांग्रेस के साथ चलते हुए हमारे देश का किसान सड़क पर आ जाते। ये सेल करने वाले लोग हैं, ये भारत का किसान को बेचने वाले लोग हैं, ये हमारे गरीब को बेचने वाले लोग हैं। मैडम, लास्ट में एक और विषय, नहीं, पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने दे दिया, और US एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के समय अब पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने क्यों दिया? और ये कहकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें सजेशंस दे रहे, नेगोशिएशन कैसे करना है। किसान को, गरीब को सेल कर दिया 2013 में, और उससे पहले 2009 में शर्मल शेख में जाकर के भारत और पाकिस्तान को जोड़कर, हाइफेनेट कर और टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे, बात भी करेंगे करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कांग्रेस वाले। पाकिस्तान से इंडिया को जोड़ करके वी विल टॉक विद पाकिस्तान से बात करेंगे कहने वाले ये आज आकर के हमें एडवाइस दे रहे, नेगोशिएशन कैसे करना है। सेल करने वाले आप लोग हैं, किसान को भी, गरीब को भी, इस देश को भी पाकिस्तान से जोड़ने वाले आप लोग हैं।
चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते। ये पूरे देश सुनेगा आज, ये पूरे देश सुनेगा। आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। ये किरण रिजिजू ने सही कहा